स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेस आईआईटी नीट। आज हम लोग फिर से जेईई एडवांस 2023 पेपर 1 का जो फिजिक्स का सोल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें सेक्शन 4 आज हम देखने वाले हैं। सेक्शन 4 में जो है दो कॉलम्स, जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें दो कॉलम्स रहते हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। और लिस्ट 1 के जो ऑप्शंस होते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, उनको लिस्ट 2 से आपको मैच करना होता है और 4 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट होगा, उसको चूज़ करना होता है। तो ये जो क्वेश्चंस आए थे सेक्शन 4 में, इनको 1 बाय 1 देखते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है ये रेडियो एक्टिविटी से है, रेडियो एक्टिव डिके से है। यहाँ पे दिया है कि लिस्ट 1 में जो रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेसेस दिखा रखे हैं, यूरेनियम से यहाँ प्रोटेक्टिनियम, लेड से फिर लेड का एक आइसोटोप बन रहा है, थैलियम से लेड बन रहा है, प्रोटेक्टिनियम से रेडॉन बन रहा है, ये दिया है। और इस प्रोसेस में कौन कौन से पार्टिकल्स एमिट होंगे वो लिस्ट 2 में दिए हैं। हमको इनको मैच करना है, 4 में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, यूरेनियम की बात करते हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। पी में यूरेनियम 92-238 है, इसको प्रोटेक्टिनियम में कन्वर्ट करना है और उसका मास नंबर 4 कम हुआ है, एटॉमिक नंबर 1 कम हुआ है। तो मास नंबर अगर हमको कम करना है तो इसके लिए हमें अल्फा डिके कराना होगा। तो जल्दी से एक अल्फा डिके लिखते हैं और हमें उससे एक एलिमेंट मिलेगा जिसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा। तो 92 से ये 90 हो जाएगा, मास नंबर 234 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, इसका एटॉमिक नंबर 91 करना है। तो आपको पता है बीटा नेगेटिव डिके जो होता है उसमें एटॉमिक नंबर बढ़ता है बट मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। यानी कि अल्टीमेटली हमको ये प्रोटेक्टिनियम मिल जाएगा 91-234, यानी एक अल्फा और एक बीटा नेगेटिव डिके कराना होगा। तो एक अल्फा और एक बीटा नेगेटिव डिके ऑप्शन 4 में है, यानी पी के लिए जो है वो 4 करेक्ट है, पी के लिए 4 करेक्ट है। क्यू पे आते हैं। क्यू में हमें दिया है कि लेड जो है 82-214, इसको हमें कन्वर्ट करना है लेड के दूसरा आइसोटोप में। तो पहले तो मास नंबर तो कम हुआ है 4 से, तो सबसे पहले एक अल्फा डिके करा लेते हैं। अल्फा डिके अगर हम लोग कराएंगे तो इसका मास नंबर जो हो जाएगा, जो भी एलिमेंट फॉर्म होगा, एटॉमिक नंबर 80 हो जाएगा और मास नंबर 210 हो जाएगा। और वापस से इसमें हमें क्या करना है, एटॉमिक नंबर को 2 से बढ़ाना है। तो 2 बीटा नेगेटिव करना होगा क्योंकि मास नंबर में कोई चेंज नहीं करना है। 2 बीटा नेगेटिव करते ही हमारे पास 82-210 लेड मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक अल्फा और 2 बीटा नेगेटिव डिके होने चाहिए। तो एक अल्फा और 2 बीटा नेगेटिव जो है हमारे पास थर्ड वाले ऑप्शन में, यानी यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आर पे आते हैं। यहाँ पे क्या दिया, थेलियम है TL 81-210, इसको हमें कन्वर्ट करना है लेड में। फिर से मास नंबर जो है यहाँ पे 4 से कम हुआ है तो अल्फा डिके तो होगा ही। तो अल्फा डिके अगर हम लोग कराते हैं तो 81 से ये 79, 2 एटॉमिक नंबर कम हुआ, मास नंबर 206 हो जाएगा, 210 से 206 हो जाएगा। और इसके बाद हमें वापस से क्या चाहिए, 81 चाहिए। तो यानी हमको 2 बार बीटा नेगेटिव डिके कराना होगा। मास नंबर में कोई चेंज नहीं करना है, सॉरी 82 चाहिए एक्चुअल में, सॉरी 82 चाहिए। तो इसका मतलब 3 बार बीटा नेगेटिव डिके, 79 + 3 82 होगा। यानी यहाँ पे 82 आएगा PB और 206 आएगा। तो ये हमें 3 बीटा नेगेटिव डिके चाहिए यहाँ पे, यानी अल्फा 1 और 3 बीटा नेगेटिव, 3 बीटा नेगेटिव 1 अल्फा, सेकेंड ऑप्शन, यानी यहाँ पे 2 करेक्ट होगा, ठीक। एस को देखते हैं। एस में हमें क्या दिया है, फिर से प्रोटेक्टिनियम है 91-228 है, इसको कन्वर्ट करना है हमको, किसमें, रेडॉन में कन्वर्ट करना है। 4 मास नंबर वहाँ पे भी कम हुआ है तो यानी एक अल्फा डिके करा लेते हैं। यानी हमें एक एलिमेंट मिलेगा, इसका एटॉमिक नंबर 89 हो जाएगा और जो मास नंबर है वो 224 हो जाएगा। मास नंबर हमें मिल गया है, वापस से हमें 88 पे आना है। तो 89 से अगर आपको 88 पे आना है तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, बीटा नेगेटिव में एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मास नंबर चेंज नहीं होता है। बीटा पॉजिटिव में एटॉमिक नंबर कम होता है और मास नंबर चेंज नहीं होता है। तो हमें यहाँ पे बीटा पॉजिटिव डिके कराना चाहिए क्योंकि एटॉमिक नंबर को कम करना है। ये 88 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 224, यानी 1 अल्फा एंड 1 बीटा पॉजिटिव। तो 1 अल्फा एंड 1 बीटा पॉजिटिव, 1 अल्फा एंड 1 बीटा पॉजिटिव हमारे पास फर्स्ट वाले ऑप्शन है, 1 अल्फा 1 बीटा पॉजिटिव, यानी इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। यानी 4 3 2 1 देखते हैं PQRS में 4 3 2 1 कौन सा ऑप्शन में हमें दिख रहा है, 4 3 2 1 फर्स्ट में दिख रहा है। तो यानी कि फर्स्ट वाला जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन है ये वाला करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है ये रेडिएशन से है। देखते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैच द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी गिवन इन लिस्ट 1। इस लिस्ट 1 में जी ब्लैक बॉडी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, लिस्ट 1 में जो बॉडी है वो ब्लैक बॉडी के बारे में बात हो रही है।
उसको हमें इन स्टेटमेंट से मैच करना है, लिस्ट 2 के स्टेटमेंट से। विंस कांस्टेंट दिया है, hc/e का वैल्यू हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको, क्योंकि अगर आप इनको स्टेटमेंट्स को मैच करना चाहते हैं तो आपको 1 बाय 1 2000 केल्विन के करस्पॉन्डिंग सारे स्टेटमेंट्स को चेक करना होगा, इनमें से कौन सा करेक्ट है वो पता करना पड़ेगा, और उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा। बेटर होगा हम ऑप्शन से स्टार्ट करें। जैसे हमारे पास जो ऑप्शंस में पी के आंसर 3 और 1 दिया है, यानी हम 1 और 3 चेक करते हैं। तो 3 से स्टार्ट करते हैं, फिर 1 को चेक करेंगे और देखते हैं कौन सा करेक्ट आता है यहाँ पे। उससे हमारा ये क्वेश्चन जो ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो सकता है। तो हमें टेम्परेचर तो दिया है एक ब्लैक बॉडी का 2000 केल्विन। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हम चेक करने वाले हैं, 1 और 3। तो 1 में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। 1 में दिया हुआ है कि द रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ कैन लेड टू, अच्छा 3 ज़्यादा है तो 3 को चेक करते हैं पहले। 3 जो है, रेडिएशन एट पीक एमिशन वेवलेंथ विल रिजल्ट इन द वाइडेस्ट सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। ओके, अच्छा सेंट्रल मैक्सिमा जो बनता है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में वो लैम्डा पे डिपेंड करता है। लैम्डा बाय ए उसका 2 लैम्डा बाय ए उसका एंगुलर विड्थ होता है। तो जिसमें वेवलेंथ ज़्यादा आएगा, जिस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, जो पीक वेवलेंथ है, क्योंकि यहाँ पे बोला है पीक वेवलेंथ की बात कर रहा है, जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जिस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग पीक वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, उसके लिए सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर हमें पीक वेवलेंथ निकालना है तो आपको पता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, लैम्डा मैक्स इनटू द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इन केल्विन, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट का वैल्यू दिया है 2.9 10 टू द पावर -3, यानी लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो है वो 2.9 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय T होगा, टेम्परेचर इन केल्विन। अब यहाँ पे लैम्डा मैक्स का जो वैल्यू है, अगर ये वाला जो हम वेवलेंथ यूज करते हैं डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसमें सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ है वो मैक्सिमम होगा कि नहीं ये पूछा है। तो आपको जैसे एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला याद होगा कि 2 लैम्डा बाय ए जो एंगुलर विड्थ होता है सेंट्रल मैक्सिमा का, तो उसका विड्थ जो है एक्चुअल में लैम्डा पे डिपेंड करता है। तो लैम्डा सबसे ज्यादा जिस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग आएगा, उस केस के लिए जो विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा का वो भी मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पे अगर लैम्डा मैक्स की बात करें तो हमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब टेम्परेचर का वैल्यू सबसे कम होगा तो लैम्डा मैक्स का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। इन सभी ऑप्शंस में सबसे कम टेम्परेचर 2000 केल्विन है, यानी कि P के करस्पॉन्डिंग, ये वाले टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन जो वेवलेंथ आएगा वो सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ सबसे ज्यादा होगा। यानी P का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 3। P के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 होगा। चलिए P हो गया, आते हैं हम लोग Q पे। तो Q में हमें क्या दिया है, Q के ऑप्शंस से ही देखते हैं, बेटर होगा हमारे पास। Q में हमारे पास ऑप्शंस कौन से हैं, 5 4 2 2, तो 2 5 4 2 4 5 चेक करते हैं एक एक करके। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। हमें जो टेम्परेचर दिया है वो 3000 केल्विन दिया है, टेम्परेचर यहाँ पे 3000 केल्विन है, और 2 से स्टार्ट करते हैं। द रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ इज विजिबल टू ह्यूमन आई। अच्छा, पीक वेवलेंथ पे जो रेडिएशन होगा मतलब इसका वो ह्यूमन आई को विजिबल होगा। अगर विजिबल होगा तो हमें पता है अप्रॉक्सीमेटली 4000 टू 7000 नैनोमीटर जो है ये रेंज है। इस रेंज में अगर लाई करता है तो वो ह्यूमन आई को जो है वो विजिबल होगा। तो चेक करते हैं कि इस टेम्परेचर पे जो पीक वेवलेंथ है वो कितना आएगा। तो लैम्डा m इक्वल्स टू 2.9 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 3000 हमें करना होगा, नैनोमीटर में फाइंड करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2.9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर -6। नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई, और या ऐसे समझो आप 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई 10 पावर 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, ये इसके साथ आ जाएगा और ये नैनोमीटर बन जाएगा 10 टू द पावर -9। तो ये हो जाएगा 2900 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर -9, जिसको हम नैनोमीटर बोल सकते हैं। यहाँ पे इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, 3 8 24 3 9 27 3 9 27, यहाँ पे 2 बचेगा 20 3 6 18, 2 बचेगा 3 6 18, और फिर 2 बचेगा। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है वेवलेंथ, जो कि इस रेंज से बाहर है। इसका मतलब ये ह्यूमन आई को विजिबल नहीं होगा। तो 2 तो करेक्ट नहीं है, 2 नहीं हो सकता है। फिर बचा हमारे पास 4 और 5। तो 4 को देखते हैं सबसे पहले। द पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया इज 1/16 ऑफ दैट एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 6000 केल्विन। ये कहा जा रहा है कि इस टेम्परेचर पे जो पावर एमिट होगा वो 1/16 होगा। किसका 1/16 होगा, एक और ब्लैक बॉडी का जिसका टेम्परेचर 6000 केल्विन है। तो ये कैलकुलेशंस की जा सकती हैं, थोड़ा जल्दी से करते हैं इसको।
सबसे पहले दो पावर्स के कंपैरिजन की बात हो रही है, तो P1 अगर मैं लिखना चाहूँ इस बॉडी के लिए जो पावर है, इसका टेम्परेचर हमारे पास 3000 केल्विन था, तो सिग्मा इंटू 3000 टू द पावर 4, ये हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से आता है जो पावर है। और सेकेंड केस के लिए अगर हम पावर लिखना चाहें, वो कौन सा टेम्परेचर दिया है, 6000 टू द पावर 4 हो जाएगा। सिग्मा टी टू द पावर 4 जो है वो ब्लैक बॉडी का पावर होता है एट ए गिवन टेम्परेचर। दोनों को डिवाइड करते हैं, P1 बाय P2 इक्वल्स टू 3000 डिवाइडेड बाय 6000 टू द पावर 4, दैट इज 1/2 टू द पावर 4, यानी कि P1 बाय P2 इक्वल्स टू 1/16, दैट मीन्स P1 इक्वल्स टू 1/16 ऑफ P2, यानी कि 3000 केल्विन पे जो पावर एमिट होगा इस ब्लैक बॉडी का वो 1/16 है किसका, एक ऐसे ब्लैक बॉडी का जिसका टेम्परेचर 6000 केल्विन है। दैट मीन्स ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी Q के लिए जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है उसको नोट कर लेते हैं। हमने देखा P के लिए 3 आया था, तो Q के लिए हमारे पास जो आया है वो 4 आया है, Q के लिए 4 आया है, तो P के लिए 3, Q के लिए 4, ऐसा जो है C में ही है, तो C ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बट R और S भी चेक कर लेते हैं, तो R और S देखते हैं। R के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। R में हमें यहाँ से अगर देखें तो 2 चेक करने के लिए बोला जा रहा है, तो 2 को हम चेक कर सकते हैं। तो R के लिए फिर से हमको वेवलेंथ निकालना होगा, तो वेवलेंथ जो आएगा वो 2.9 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर, दैट इज 2.9 10 टू द पावर, ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, पीक वेवलेंथ है, डिवाइडेड बाय जो टेम्परेचर है इस बार 5000 है, तो यानी कि 2.9 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर -6, नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 2900 बाय 5 इंटू 10 पावर -9 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 हमारे पास 25 40 आएगा 5 8 40 580 नैनोमीटर। फिर से चेक कर लेते हैं, 5 5 25 40 5 8 40 एंड एक 0 और आ जाएगा। और ये जो है लाई कर रहा है, हमारा जो विजिबल रेंज है, अप्रॉक्सीमेट विजिबल रेंज है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो है रेडिएशन पीक वेवलेंथ पे जो आएगी यहाँ पे वो विजिबल होगी ह्यूमन आई को, उससे चीज़ें देखी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो सेकंड है वो करेक्ट है, यानी R का 2 करेक्ट है। बच गया S के लिए 1 यहाँ पे हिंट दिया जा रहा है, 1 को हम चेक कर लेते हैं। 1 कैसे चेक किया जाएगा वो देखते हैं। इस बार जो टेम्परेचर है वो कितना है, 10,000 केल्विन है, तो टेम्परेचर हमारे पास 10,000 केल्विन है। और हमसे क्या पूछा गया है, रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ, इस टेम्परेचर पे जो पीक वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन होगी कैन लीड टू द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, हमें वर्क फंक्शन दिया है और हमसे पूछा गया है कि ये कहा जा रहा है कि ये वेवलेंथ जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन को एमिट करा सकती है। तो हम जानते हैं कि अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराना है तो जो इंसिडेंट रेडिएशन है उनके फोटोन्स का जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए। और वेवलेंथ के टर्म्स में उल्टा है, वेवलेंथ जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्स रिलेटेड है। तो अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होना चाहिए तो वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए। तो चेक करते हैं, पहले तो हम इसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड करते हैं और यहाँ पे 10,000 पे जो वेवलेंथ आएगा दोनों को चेक करते हैं क्या रिलेशन आ रहा है उनमें। तो पहले मैं यहाँ पे वेवलेंथ फाइंड करता हूँ, 10,000 केल्विन पे कितना वेवलेंथ आएगा। तो वेवलेंथ कैसे आएगा हमारे पास, 2.9 10 टू द पावर -3 को हम डिवाइड करेंगे 10 टू द पावर 4 है ये, 10 टू पावर 4 से, तो यानी आ जाएगा 2.9 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ज़्यादा इजी होगा हमारे लिए कंपेयर करना। तो ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 2.29, अगर हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करें 290 10 टू द पावर -9, 100 से हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये 100 इससे मल्टीप्लाई कर 290, यानी जो ये वैल्यू है 290 नैनोमीटर हो गया, ठीक है। जो वेवलेंथ है यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग 290 नैनोमीटर आएगा। अब दूसरा यहाँ पे अगर वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वर्क फंक्शन क्या होता है h/0, इसका वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ देखते हैं यहाँ पे वेवलेंथ कितना आएगा। वेवलेंथ के लिए हमको इसको वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना होगा, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हमें कन्वर्ट करना है जूल्स में तो इसको E से मल्टीप्लाई करना होगा, E मतलब 1.6 10 पर -19। इसको मैंने E इसलिए लिखा है क्योंकि hc/E का वैल्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है, ये अच्छी बात है। तो हम डायरेक्टली जो है इसको यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो इसको लिखते हैं hc/E लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 4, दैट इम्प्लाइज दैट लैम्डा नॉट इक्वल्स टू hc/E और एक 4 यहाँ पे और आएगा।
Hc/E का वैल्यू दिया है 1.24 10⁻6, तो लिखते हैं यहाँ पे 1.24 -6 डिवाइडेड बाय 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 100 हो जाएगा, ये 4 3 12 414, तो 31 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 310 नैनोमीटर हो जाएगा। कंपेयर करना इजी होगा हमारे लिए। तो यानी कि 310 नैनोमीटर जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 310 नैनोमीटर है, और जो इंसिडेंट वेवलेंथ है वो 290 नैनोमीटर है। हम जानते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, U0 से ज़्यादा होना चाहिए, और वेवलेंथ में फिर उल्टा है, वेवलेंथ जो है वो क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए, क्योंकि दोनों इनवर्सली रिलेटेड है, ये आप जानते होंगे। तो ये हमारा जो इंसिडेंट वेवलेंथ है 290 नैनोमीटर है, और 290 नैनोमीटर इज लेस देन 310 नैनोमीटर। दैट मीन्स ये जो है यहाँ पे जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो होगा, इस मेटल प्लेट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, यानी कि जो S है उसका 1 करेक्ट होगा, तो P का 3, Q का 4, R का 2 और S का 1, यानी कि ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया है ये आया है LCR सर्किट से, तो देखते हैं AC से क्वेश्चन है हमारे पास, क्या पूछा गया है उस पर फोकस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फिर से 2 कॉलम दिए, LCR सर्किट है, सप्लाई वोल्टेज हमें दिया हुआ है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी 10⁵ रेडियन पर सेकेंड है, जिसको हम ओमेगा नॉट बोलते हैं, 1/√LC का वैल्यू दिया, ठीक है। करंट एम्पलीट्यूड I0 है, उस समय करंट एम्पलीट्यूड जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जाता है मैक्सिमम, तो वो I0 दिया है। व्हेन दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स जो है 10⁴ कर दिया गया, तो करंट एम्पलीट्यूड जो है 0.05 I0 है, ठीक है। क्या पूछा गया, L का वैल्यू दिया हुआ है, ऑप्शंस को मैच करना है। तो पहले डाटा को थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में, कंसोलिडेटेड फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहीं पे मैं लिख देता हूँ, जो हमें सप्लाई वोल्टेज है वो दिया हुआ है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट 10⁵ रेडियन पर सेकेंड है, और इस समय करंट I0 है, ये नोटिस करना है हमको। उसके बाद जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है जब 8 × 10⁴ रेडियन पर सेकेंड हो गया, उस समय जो करंट एम्पलीट्यूड है वो 0.05 I0 है, ठीक है, 0.05 I0 है। एडिशनली हमको L का वैल्यू दिया है 50 मिली हेनरी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन। स्टार्ट कहाँ से करना है हमको, I0 फाइंड करना है, I0 का वैल्यू कितना होगा। चलिए I0 फाइंड करना है अगर हमको, तो जैसे हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और ये अगर हम जानते हैं एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वैसे तो I0 का वैल्यू होता है E0/Z, और Z आप जानते हैं क्या होता है, √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, है ना। I0 जो होता है, इसको फिलहाल यहाँ पे भी I0 यूज किया है, तो यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में ये टर्म 0 हो जाता है, XC XL के इक्वल हो जाता है, तो I0 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, E0/R के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो I0 तो हमें फाइंड करना है, E0 का वैल्यू कितना है, पीक वोल्टेज वो 45 है, तो 45/R। तो फिलहाल हम I0 यहाँ से नहीं फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें R नहीं पता है, तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए होगी, वो हमें यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे I0 का जो मैक्स पीक करंट होता है उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर से यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0.05 I0, और E0 का वैल्यू कितना होगा, E0 का वैल्यू तो सेम रहेगा 45, यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं बट पीक वोल्टेज तो सेम है, वो 45 ही रहेगा। Z का वैल्यू फाइंड करना होगा, क्योंकि अभी रेजोनेंस वाला केस नहीं है, तो XC XL जो है वो इक्वल नहीं होंगे, तो हमें Z फाइंड करना होगा। चलिए Z फाइंड करते हैं। Z फाइंड करने से पहले थोड़ा इन इक्वेशंस को रीअरेंज कर लेते हैं। हमें XC और XL तो मिल जाएगा, ओमेगा नॉट पता है, वहाँ से R भी मिल जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम क्योंकि हमें I0 फाइंड करना है, तो मैं यहाँ से R का वैल्यू निकाल लेता हूँ। R = 45, या बेटर होगा R हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, R को हम पहले फाइंड कर लेते हैं। I0 का वैल्यू मैं यहाँ रिप्लेस कर दे रहा हूँ, तो I0 का वैल्यू 45/R है, यहाँ पुट करते हैं 0.05 × 45/R = 45/Z। Z को मैं थोड़ा सा अलग कैलकुलेट कर देता हूँ, और बाद में इसको हम पुट करके R निकाल सकते हैं। तो Z कैलकुलेट करने के लिए हमें R तो पता नहीं है, XC और XL चाहिए होगा। XC क्या होता है, इट इज़ 1/ωc, बट कैपेसिटेंस क्वेश्चन में नहीं दिया है। XL क्या होता है, इट इज़ ωL, ये हमें दिया हुआ है।
ओमेगा मतलब इस फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, इस समय जो ओमेगा का वैल्यू है वो कितना है 8 इंटू 10⁻⁴ और एल का वैल्यू 50 मिली हेनरी था, 50 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 8 इंटू 5 40 400 10⁻⁻1 यानी कि 4000 विद प्रॉपर यूनिट, जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है इसका, ठीक है 4000 ओम हो जाएगा। एडिशनली हमको अभी C फाइंड करना होगा, तो C हम कैसे फाइंड करेंगे, 1/√LC जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हमें दिया 10⁵, यहाँ से हम C निकाल सकते हैं। बोथ साइड होल स्क्वायर कर देते हैं, 1/LC = 10⁻10 हो जाएगा। तो C आएगा 1/L का वैल्यू है 50 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻10, 10⁻³ को ऊपर ले जाते हैं 1000 हो जाएगा, 1000/50 हमें करना है, 1000 डिवाइडेड बाय 50 10⁻⁻10, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 5 to 10 हो जाएगा, 20 इंटू 10⁻⁻10 फैराड, ये कैपेसिटेंस का वैल्यू आ गया 20 इंटू 10⁻⁻10 फैराड। इसको यहाँ पुट करते हैं तो 1/ओमेगा हमारे पास 8 इंटू 10⁻⁴ था और ये आ गया 20 इंटू 10⁻⁻10, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 10⁻⁻10 है, ये 10⁻⁴ है, 10⁻⁻6 बचेगा, उसको हम ऊपर ले जा सकते हैं 10⁻6 डिवाइडेड बाय 160, 10⁻6 डिवाइड बाय 160 को हम लिख सकते हैं 10⁻5/16 करेक्ट, 10⁻5/16। तो ये हमारे पास किसका XC और XL का वैल्यू आ गया। XC का वैल्यू है 10⁻5/16, XL का वैल्यू आया 400। चलिए इसको यहाँ पे हम पुट करते हैं जो कैलकुलेशंस कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, 0.05 डिवाइडेड बाय R लेफ्ट साइड में बचेगा, राइट साइड में 1/Z के साथ क्या आएगा अंडर रूट में हमारे पास जो वैल्यू आएगा वहाँ पे सबसे पहले तो R² आएगा प्लस यहाँ पे क्या होना है XC माइनस XL का होल स्क्वायर होना है। तो XC का वैल्यू ये रहा 10⁵5/16 माइनस XL कितना है हमारे पास 4000 है, 4000 है XL। एक बार वैल्यूज चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 1 था 8 5 40 100 हो गया, ठीक है 4000 हमारे पास XL है, इसका स्क्वायर, कैलकुलेशंस में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ध्यान से करना होगा। बोथ साइड स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो ये 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड में R² यहाँ आएगा, राइट साइड में आएगा 1/R² प्लस, अच्छा ये 1 लाख है 64,000, 1 लाख में से 64,000 माइनस करते हैं 36,000 बचेगा डिवाइडेड बाय 16 और इसका स्क्वायर है साथ में, ठीक है ये हम लोग कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ आएगा 0.05 का स्क्वायर और ये साथ में मल्टीप्लाई होगा तो R² प्लस 36,000/16 का स्क्वायर इक्वल्स टू राइट साइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे R² आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए R वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमें एक बार R मिल जाता है तो R को यहाँ पुट करने से I0 मिल जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो R फाइंड करने के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको डिवाइड में यहाँ ले जाएं अगर हम लोग, तो हमारे पास आएगा R² प्लस 36,000 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर इक्वल्स टू R² डिवाइडेड बाय 0.05 का स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक। R² को राइट में ले जाते हैं, ये हो जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर इक्वल्स टू R², 0.05 का स्क्वायर करना है, इसको मैं 5/100 लिख सकता हूँ, 5/100 और इसको कैंसिल भी कर लेते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा 5 to 10, तो 20R² हो गया ये, तो 20R का होल स्क्वायर माइनस R², तो ये बेटर है, इजी है। ये 20R का स्क्वायर करेंगे हमारे पास 400R² आएगा और माइनस R² और लेफ्ट साइड में 36,000/16 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36,000/16 का स्क्वायर और राइट साइड में 399R² है। हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, क्योंकि 399 400 के आसपास है, बेटर होगा बोथ साइड अगर हम लोग रूट ले लें तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो यहाँ आ जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाय 16, बोथ साइड अगर हमने स्क्वायर रूट ले लिया और यहाँ पे 399 400 के बराबर अप्रॉक्सीमेटली, तो अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लोग 20 ले सकते हैं, 20R हो जाएगा। तो R का वैल्यू कितना आएगा 36,000 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 20, ये कर सकते हैं, ये 0 कैंसिल हो जाएगा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से ये 18 हो जाएगा
16 से डायरेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, इसको 4 से कर सकते हैं। 4 4 16, 4 4 16, 4 5 20, 450, तो 450 बाय 4 आ जाएगा, यानी कि ये 112.5 ओम, 112.5 ओम, 414 414 428 4.20। तो या तो ये वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं या ये वाली, डिपेंडिंग ऑन जो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा। बट हमें रेजिस्टेंस मिल गया है, रेजिस्टेंस मिल गया है तो यहाँ से हम करंट फाइंड कर सकते हैं, पीक करंट जो इस क्वेश्चन में बोला गया था। तो करंट फाइंड करते हैं, आई नॉट इक्वल्स टू 45 बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 450, बेटर होगा यूज़ करना, बाय 4 न्यूमरेटर में जाएगा, 4 ये 10 हो जाएगा, यानी कि ये 0.4 एम्पियर हमारे पास पीक करंट आ गया, 0.4 एम्पियर। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में कोई ऐसा करंट जो हमें मिली एम्पियर में फाइंड करना है, तो 0.4 एम्पियर को मिली एम्पियर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर 0.4 एम्पियर है मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10³ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये जो वैल्यू है ये तो मिली हो जाएगा और ये 400, तो ये 400 मिली एम्पियर है। तो 400 हमारे पास ऑप्शन है थर्ड वाला, यानी कि पी के लिए जो थर्ड करेक्ट है, तो ये वाला करेक्ट है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो इसलिए जल्दी सॉल्व हो सकता है। बट ठीक है, हम अगले पार्ट भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या वैल्यूज मिल गया है हमारे पास। ये मिल गया, और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू जो आया था वो 450, अभी हमने यहाँ पे पुट किया था 450 बाय 4 आया था, 450 बाय 4 ओम, 112.5 आया था। ठीक, फिर हमसे पूछा गया क्वालिटी फैक्टर ऑफ दिस सर्किट। अच्छा देख लेते हैं कुछ चीज़ है, उसके बैंडविड्थ पूछा है, पीक पावर। क्वालिटी फैक्टर अगर हमको जानना है तो क्वालिटी फैक्टर के लिए तो बैंडविड्थ चाहिए होता है। क्वालिटी फैक्टर जो होता है जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो ओमेगा नॉट बाय बैंडविड्थ होता है। तो पहले बैंडविड्थ फाइंड कर लेते हैं। बैंडविड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो R बाय L होता है, अगर आपको याद हो। तो R तो हमने फाइंड किया 450 बाय 4, और L का वैल्यू 50 मिली हेनरी था, 50 इंटू 10⁻³ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 450 10⁻³ अपॉन 4 इंटू 5 यानी कि 20, 200 हो जाएगा। यहाँ पे एक 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पे भी एक 0 से 0 2 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 400 डिवाइडेड बाय 450 डिवाइड 4500 सॉरी, तो 4500 डिवाइडेड बाय 2, 4500 डिवाइड बाय 2 अगर हम सॉल्व करें तो ये 2250 आएगा। इसका जो वैल्यू आएगा हमारे पास 2250 आएगा, 4500 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2250, ये हमारे पास बैंडविड्थ आ गया, फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ। तो ये इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 2250। ठीक है, तो R हमें मिल गया है, यानी कि जो R है वो क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, तो R हमारे पास जो है 4 है, तो ये भी करेक्ट है। अब फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ एक बार हमको मिल गया तो क्वालिटी फैक्टर निकालना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ होता है, BW लिख दे रहा हूँ मैं इसको। तो वो हमारे पास 10⁻5 है, और फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ हमारे पास आया है 2250। इसको अगर हम इस तरह से लिखें तो सिंप्लीफाई करना इजी होगा। चलिए 4500 और डिवाइड में ऊपर क्या जाएगा 2 जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 45 इंटू 10⁻², ये आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 45। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं 5 9 45 5 4 20, 400 बाय 9 तो 9436 9436.4 44.4, ये ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि जो हमारा क्वालिटी फैक्टर है Q का वैल्यू, Q का जो आंसर है वो 1 होगा, ये भी करेक्ट है। R हमारा 4 आया था। S रह गया, पीक पावर निकाल लेते हैं। पीक पावर एट रेजोनेंस, तो पीक पावर एट रेजोनेंस आप जानते हैं जो I0 मैक्स होता है इसका स्क्वायर इंटू R होता है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही पावर डिसिपेशन होता है उस समय। तो I0 मैक्स हमने निकाला था, I0 का वैल्यू मैंने यहाँ लिखा हुआ है। I0 का जो वैल्यू आया था हमारे पास ये 400 मिली एम्पियर यानी 0.4, तो 0.4 इंटू 0.4, और रेजिस्टेंस भी हमने लिखा था, रेजिस्टेंस का वैल्यू 450 बाय 4 आया था, 450 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 0.16 बाय 4 इंटू 450। इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि 4 4 16 हो जाएगा, एक 0 कैंसिल कर लेते हैं, तो 445 4 इंटू 45 डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ 10 है। ठीक है, 45 का डबल 90 होता है, यानी ये 180 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, यानी कि 18 वाट पावर जो है वो 18 वाट हो जाएगा। तो 18 वाट हमारे ऑप्शन में होना चाहिए 2, यानी 2 भी करेक्ट है।
तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, बट आपने नोटिस किया कि जैसे ही हमने I0 फाइंड किया तो हमारा आंसर जो है फिक्स हो गया, क्योंकि P3 जो है वो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। इस तरह से जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आया था इस सेक्शन से वो देखते हैं। ये जो है मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आया था। यहाँ पे क्या दिया है, थिन कंडक्टिंग रॉड Mn जो है वो उसका मास दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और लेंथ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इसको एक फ्रिक्शनलेस लॉन्ग परफेक्टली कंडक्टिंग रेल पे रखा गया है एज शोन इन द फिगर। देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द रॉड रेल अरेंजमेंट, और ये डॉट बना है, दैट मीन्स इट इज आउटवर्ड। 4 टेस्ला जो इसका मैग्नीट्यूड है। रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ये वर्टिकल है, ध्यान रखें। तो रिलीज किया रेस्ट में, तो डाउनवर्ड एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से डाउनवर्ड मूव करेगा। और मूव करेगा तो यहाँ पे मोशनल ईएमएफ आप जानते हैं, मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होने से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। या आप लेंज लॉ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, अगर ये मूव करेगा तो फ्लक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है। फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स चेंज हुआ है, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस होगा फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमें क्या करना है, ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें यहाँ पे मैच करना है, कौन सा किसका करेक्ट है। तो इसमें पूछा जो गया है मेनली वो ईएमएफ के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स, पावर डिसिपेटेड और टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द रॉड। ठीक है, ईएमएफ अगर हमको फाइंड करना है, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड अगर आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, E इक्वल्स टू, ये तो मोशनल ईएमएफ का केस हो गया, BLV होगा, BLV होगा। अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि V कांस्टेंट नहीं है, ये मोशनल एक रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो BLV फॉर्मूला होता है। इसका वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि जब ये मूव करेगा तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग भी आप चल सकते हैं, या सिंपली जो है एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स आता है, तो एक फोर्स आएगा और इस वजह से इसका वेलोसिटी चेंज होने वाला है। तो सबसे पहले हमारा एम होना चाहिए कि हम वेलोसिटी करेक्टली फाइंड कर पाएँ। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ नेट फोर्स फाइंड करने से, क्योंकि नेट फोर्स से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एक बार एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो वेलोसिटी मिल जाएगा, और वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो फाइंड करना जरूरी होगा, क्योंकि टाइम दिया है और ये मैं फाइंड करना है। जहाँ B और L की वैल्यू, जहाँ तक B और L की बात है वो तो फिक्स्ड वैल्यूज हैं। चलिए तो हम फोर्स से स्टार्ट करते हैं। तो जो ये रॉड है इस पे 2 फोर्सेस लग रही है, एक डाउनवर्ड फोर्स mg लग रहा है, mg का वैल्यू लिखते हैं, इसका मास कितना है 20 ग्राम, मतलब 0.02 और इंटू जी 10 लेना है, यानी कि 0.2 न्यूटन एक डाउनवर्ड फोर्स आएगा। अपवर्ड फोर्स क्या आएगा, अच्छा अपवर्ड आएगा कि नहीं वो चेक करते हैं। जब ये रॉड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो अगर ये रॉड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसमें जो करंट फ्लो करना चाहिए लूप में, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये इसको कम करना चाहेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने के लिए क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराएगा, जिससे कि इसका खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड है लूप का वो इनवर्ड हो, यानी इसमें करंट इस तरह से फ्लो करेगा एंड से एम की तरफ। अब ये कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो इस पर जो फोर्स आता है उसका मैग्नीट्यूड होता है ILB और इसका डायरेक्शन होता है IL क्रॉस B। तो अगर हमें IL क्रॉस B करें तो B बाहर की तरफ है, IL इधर है, तो IL क्रॉस B मतलब एक अपवर्ड फोर्स आएगा। अपवर्ड फोर्स कितना आएगा, ILB साइन थीटा आएगा, बट थीटा यहाँ 90 है, तो ILB एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। B यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, I करंट है। तो अगर हम नेट फोर्स निकालना चाहें तो नेट फोर्स जो होगा वो 0.2 माइनस ILB के इक्वल होगा, ILB के इक्वल होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0.2 माइनस I तो हमें फाइंड करना होगा, करंट तो हमें फाइंड करना है, फैराडे लॉ यूज करेंगे हम लोग। लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना है, 25 सेंटीमीटर है, 25/100 कर देते हैं, 25 सेंटीमीटर है तो 25/100 इंटू इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है 4 है, तो 25/100 1/4 ये कैंसिल हो जाएगा इससे। ठीक है, यानी हमारे पास नेट फोर्स का जो एक्सप्रेशन आएगा वो 0.2 माइनस I। तो अब ये हमें I पे फोकस करना है, करंट कैसे फाइंड किया जाएगा। तो करंट हम EMF से निकाल सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2 माइनस E/R। रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है। ठीक है, EMF को हम कैसे लिखेंगे, 0.2 माइनस EMF जो है BLV होगा डिवाइडेड बाय R। वैल्यूज पुट करते हैं, B इंटू L, अभी हमारे पास इसका वैल्यू कितना हो गया था, 1 हो जाएगा, 25/100 इंटू 4, यानी ये 1 हो जाएगा। तो नेट फोर्स हमारे पास जो आएगा वो 0.2 माइनस V/R आएगा। V/R का वैल्यू हमें पता है, तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे 10 लिख देते हैं। ये हो गया नेट फोर्स का वैल्यू जो वेलोसिटी के टर्म्स में। अच्छा, इसको हम क्या कर सकते हैं फर्दर, यहाँ से नेट फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन ले सकते हैं, दैट इज 0.2। एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस V/10। तो ये नेट फोर्स से हमने
एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है। ma इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 माइनस वी बाय 10। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, अगर एक्सेलरेशन चाहिए हमको तो 1 बाय मास इंटू 2 माइनस वी बाय 10 होगा। एक काम करते हैं, इस मास का वैल्यू 0. हमारे पास 02 है तो इसको बाद में पुट कर सकते हैं हम लोग। ये एक्सेलरेशन आ गया, कांस्टेंट है। यहाँ से वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो निकाला जा सकता है। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू 1 बाय एम 2 माइनस वी बाय 10। तो वी डी वी जो वेलोसिटी वाले वेरिएबल उनको एक तरफ कर लेते हैं, डिवाइड में क्या आएगा 2 माइनस वी और डी टी को उधर ले जाते हैं तो 1 बाय 10 एम इंटू यहाँ पे डी टी आ जाएगा। 10 एम मास था 0.02 तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। अब पुट कर देते हैं इसको, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं जिससे हमें वेलोसिटी जो है टाइम के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा। कैसे चेंज हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, रॉड को रेस्ट से रिलीज किया आफ्टर, और शुरू में टाइम हम t0 ले ही रहे हैं। आफ्टर सम टाइम t मान लेते हैं वेलोसिटी v हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ln 2 माइनस वी ln 2 माइनस वी और डिवाइड में क्या आएगा -1 भी आएगा जो इसका मल्टीपल होगा, वेलोसिटी का जो कोफिशिएंट होगा। और राइट साइड में क्या आएगा 1 बाय 0.2 को हम लोग लिख सकते हैं 5, तो 5 dt बचेगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और लिमिट तो 0 से t है। यहाँ पे लिमिट भी पुट करनी है हमको 0 से v। और एक चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ पे जो माइनस साइन है इस माइनस साइन को यहाँ भी सेंड कर सकते हैं जिससे कि यहाँ चीज़ें सिंपल दिखाई दें। ln अपर लिमिट v पुट करना है तो 2 माइनस वी माइनस लोअर लिमिट में 0 पुट करना है यानी ln 2 इज इक्वल टू -5t। राइट साइड में माइनस आ गया, -5t हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा ln 2 माइनस वी डिवाइडेड बाय ln 2, ln m माइनस ln n इक्वल्स टू ln m बाय n होता है, इक्वल्स टू -5t है तो 2 माइनस वी बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e टू द पावर -5t हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस वी बाय 2 इक्वल्स टू e टू द पावर -5t, तो v इक्वल्स टू 1 माइनस e टू द पावर -5t इंटू 2 हो जाएगा। यानी हमारे पास वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे वो आएगा v इक्वल्स टू, अल्टीमेटली जो हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है v इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस e टू द पावर -5t, e टू द पावर -5t। ये हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। एक बार वेलोसिटी मिल गया तो ज़्यादातर चीज़ें मिल जाएंगी क्योंकि EMF जो है वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था। तो जो फर्स्ट इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, 2 इंटू 1 माइनस e टू द पावर -5t, इरेज करके दोबारा लिख देते हैं। तो हमारे पास वेलोसिटी कितना आया 2 इंटू 1 माइनस e टू द पावर -5t, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। अब देखते हैं, फर्स्ट में बोला जब टाइम t इक्वल टू 0.2 है तो EMF पूछा गया है, तो पहले टाइम पुट करते हैं उसमें वेलोसिटी कितना होगा पता करते हैं। 1 माइनस e टू द पावर -5 इंटू 0.2, 5 इंटू 2 10, ये 1 हो जाएगा तो v इक्वल्स 2 इंटू 1 माइनस e टू द पावर -1। e टू द पावर -1 का वैल्यू हमें ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.4, तो ये आ जाएगा v इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस 0.4 दैट इज 2 इंटू 0.6, 6 इंटू 2 12, यानी कि 1.2 ये वेलोसिटी का वैल्यू आ गया, 6 इंटू 2 12 हो गया। EMF निकालना है, BL V था, अभी देखा हमने BL का वैल्यू 1 हो जा रहा है 25/100 इंटू 4 और साथ में बचा V, तो यानी V के इक्वल यानी 1.2 वोल्ट, यानी EMF इंड्यूस जो है वो हमारे पास 1.2 वोल्ट आएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। P के लिए हमारे पास 3 वाला करेक्ट है, तो 3 यहाँ पे हमारे पास है, ये 2 है, 3 करेक्ट है P के लिए। Q पे आते हैं, Q में पूछा द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा था उसको मैं FB लिख दे रहा हूँ, उसका वैल्यू था ILB, और ILB कैसे आएगा E/R इंटू LB, I को हम लोग E/R लिख सकते हैं। और जो EMF इंड्यूस्ड है वो हम निकाल चुके हैं, कितना आया था 1.2 मल्टीप्लाई में LB का वैल्यू याद रखो 1 हो जा रहा है इस क्वेश्चन में, और R का वैल्यू 10 दिया था तो ये हो जाएगा 0.12 न्यूटन, तो 0.12 न्यूटन आएगा। तो उसी टाइम पे पूछा है इसलिए हमने वही उसी टाइम का EMF का वैल्यू लिया है, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है 0.12 न्यूटन है यानी 4, तो यहाँ 4 इसमें करेक्ट है।